हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है, आखिर पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है और यदि पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, सिंपल है और इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है दो देश की कहानी से। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेल्जियम की। तो ये है बेल्जियम। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा शहर है। दूसरा, इसकी जो बाउंड्री लगती है वो कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। और दोस्तों, अगर इसकी एरिया की बात की अपन बेल्जियम की, ये उतना ही छोटा है जितना अपना इंडिया का हरियाणा शहर है, लगभग उतना ही साइज का। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन वो केवल 1 करोड़ के आसपास है। अब आप इस मैप को देखिए, जो कि ऊपर वाला एरिया है, येलो वाला एरिया, इसे बोलते हैं अपन फ्लेमिश रीजन, जिसमें 59% लोग रहते हैं जो कि डच स्पीकिंग लोग हैं। वहीं नीचे वाला एरिया, रेड वाला एरिया, जिसको बोलते हैं वॉलियान रीजन, जिसमें 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। वहीं जो साइड वाला एरिया है, रेड एरिया, क्रॉस वाला एरिया, इसमें 1% लोग रहते हैं जो कि जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। वहीं सेंटर की बात करेंगे, यह ब्रुसेल्स सिटी, जो कि क्या कैपिटल किसकी, बेल्जियम की। इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 20% लोग हैं वो डच स्पीकिंग लोग हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, टोटल डिफरेंट है। तो हमें यह पता चल रहा है कि जो कंट्री है उसमें जो मेजर पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग लोगों की है, और जो कैपिटल है इसमें मेजर पॉपुलेशन किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है। तो क्या टोटल डिफरेंट है ये। अब क्या होता है, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की और किसके बीच में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। तो क्या होता है, इसके बेसिकली दो कारण है। अब दो कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वह रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रिच थी और पावरफुल थी। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जिस वजह से क्या होता है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या करती है, सप्रेस करना स्टार्ट कर देती थी। और दूसरी वजह क्या थी, और दूसरी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट का लाभ बहुत देरी से मिल रहा था। अब आप ही सोचो कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा लाभ मिलेगा और दूसरी कम्युनिटी को कम लाभ मिलेगा, तो आपस में टेंशन होगी नहीं होगी, तो और भी टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पर ऐसा हुआ भी 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसमें जो कंडीशन होती है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। उससे पहले जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। ये बदलाव क्यों किए गए थे, ये बदलाव इसलिए किए गए थे क्योंकि कंट्री में शांति बनी रहे और कम्युनिटी के बीच में क्या हो, लड़ाई ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बदला। तो, तो क्या क्या बदलाव किए, चलिए जानते हैं। तो पहला चेंज ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो पहला चेंज हो गया। अब दूसरा चेंज क्या करते हैं वो, अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो दोनों ग्रुप की सहमति से ही पास होगा, किसी एक ग्रुप की सहमति से पास नहीं हो पाएगा। तीसरा चेंज क्या करते हैं वो, बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उसका उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। अब फोर्थ चेंज क्या करते हैं वो, जो इनकी कैपिटल थी बेल्जियम, जो ब्रसेल्स में थी, उसको एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। अब पांचवा चीज क्या करते हैं वो, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो एक नई गवर्नमेंट का ऐलान करते हैं जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप के अलग अलग बनाई गई, जिसमें कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पर काम करेगी। तो बेसिकली और सिंपली तरीके से देखें तो बेल्जियम में लगभग 3 तरह की गवर्नमेंट थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये तो मॉडल था गवर्नमेंट का, जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स था, पर वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसके बाद जो बेल्जियम के अंदर दोनों कम्युनिटी थी उनके बीच शांति बनी रही, और जो सारे लोग थे वो खुशी खुशी रहने लगे। तो इतने अच्छे सिस्टम को देखकर ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी मिल गई थी। तो ये कहानी थी बेल्जियम की, जिसकी एक अच्छी क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जो है किससे रिलेटेड, श्रीलंका से रिलेटेड। तो ये है श्रीलंका, जो कि एक आइलैंड नेशन है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसके साउथ में तमिलनाडु है, जो कि इंडिया का शहर है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2 करोड़ है, उतनी ही जितनी अपने हरियाणा की पॉपुलेशन है। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो कोलंबो है। अब बात करते हैं अपन इथिकल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की, मतलब अब श्रीलंका में किस किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो 74% लोग रहते हैं वो सनेला स्पीकिंग है, और 80% लोग रहते हैं वह तमिल स्पीकिंग लोग हैं। अब तमिल स्पीकिंग लोग भी दो प्रकार के हैं, पहले जो नेटिव तमिल हैं, जो पहले से श्रीलंका में रह रहे हैं, और दूसरे कौन से तमिल हैं, इंडियन तमिल से। अब इंडियन तमिल्स वो थे जो कि कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे। किसके लिए आए थे, एज अ टी वर्कर आए थे और वहीं पे सेटल हो गए थे। और जो 7% है
वो लोग कौन है, क्रिश्चियन है, जो कि दोनों एथिकल ग्रुप से हैं। सेनालाज भी हैं और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। और जो सेनालाज हैं वो क्या है, बुद्धिस्ट हैं, मतलब जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। और जो तमिल स्पीकर हैं वो दोनों हैं, हिंदू भी हैं उसमें और मुसलमान भी। मेजोरिटी इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ जो गवर्नमेंट थी वह मेजोरिटी मीन्स श्री सेनालाज को सपोर्ट कर रही थी और उनके हिसाब से ही नियम बनाने लगी थी। तो वह क्या क्या नियम बनाए थे गवर्नमेंट ने वहाँ, तो पहला क्या किया था, इन 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सेनालाज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। पहला तो ये काम किया। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या करने लगी थी, जो सेनालाज स्पीकर थे उनके फेवर करने लगी थी गवर्नमेंट जॉब में और एडमिशन में। मतलब अगर यदि दो कैंडिडेट हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, तो सेनालाज को जॉब मिल जाएगी, वहीं तमिल वालों को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हमें इससे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी वो क्या करना स्टार्ट कर दी थी, धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव करना स्टार्ट कर देती है। और श्रीलंका गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे नियम बनाती है जो बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, और बाकी रिलीजन को क्या करना स्टार्ट कर देते, इग्नोर करने लगते हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को देखकर हमें यह लग रहा था, बाद में पता चल रहा है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो सेनालास को क्या करी, सपोर्ट कर रही थी। उनकी लैंग्वेज पे, कल्चर पे और उनकी रिलीजन पे, तीनों पे उनको सपोर्ट कर रही थी और सबको प्रमोट किया जा रहा था। और वहीं तमिल्स थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। तमिल्स को ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है और जो मेजर पार्टीज हैं उनकी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ कर रही है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था। जो तमिल लोग थे उन्हें लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करेगी, तो वह क्या करते हैं, खुद स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। तो तमिल लोग क्या करते हैं, खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और क्या करते हैं, डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पहली डिमांड क्या थी कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियली लैंग्वेज घोषित की जाए। इनकी दूसरी डिमांड थी कि उन्हें सेपरेट गवर्नमेंट चाहिए। इनकी तीसरी डिमांड थी कि तमिल लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे कि सेनालास को मिलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्हें इतनी इनकी डिमांड को इग्नोर कर रही थी और डिमांड को सुन नहीं रही थी। तो तमिल लोग ने कहा कि अगर आप हमारी इन डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए एक सेपरेट कंट्री ही बना दीजिए नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, जिससे कि वहां पर हम खुशी खुशी रह सके। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो इसके लिए भी उन्हें मना कर दिया। तो इस बात से जो तमिल थे उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इस बात के कारण दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ने लगे थे और कंट्री में स्टार्ट हो जाता है सिविल वॉर, जिस वजह से हज़ारों लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है और कई सारे लोग क्या हो जाते हैं, देश छोड़ के जाना पड़ता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लॉस होता है। तो दोस्तों ये थी श्रीलंका की स्टोरी जिसका बहुत ही बुरा एंड होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने दो स्टोरियां सुनी थी। पहली स्टोरी थी बेल्जियम की और दूसरी स्टोरी थी श्रीलंका की। दोनों देशों की स्टोरी सिमिलर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक देश खुशी खुशी रहने लगा, वहीं दूसरे देश में सिविल वार हो जाती है। तो इसका एक ही जवाब है, वो है पावर शेयरिंग। बेल्जियम में क्या हुआ था कि दोनों कम्युनिटी के बीच पावर शेयरिंग की गई थी, जिस वजह से लड़ाई या वॉर नहीं देखने को मिली थी। वहीं दूसरी कंट्री श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, जिस वजह से वहाँ सिविल वार देखने को मिली थी। तो हमें यहाँ पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके दो रीजन है, पहला है प्रूडेंटल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रूडेंटल रीजन की। तो प्रूडेंटल रीजन में होता है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। मतलब पावर शेयरिंग करना अच्छा है क्योंकि उससे सोशल ग्रुप के बीच लड़ाइयाँ और कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा टल जाता है, जिससे सोसाइटी स्टेबल बनी रहती है, जो कि दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चल चुका है। अब बात करते हैं मोरल रीजन की। तो मोरल रीजन की बात करेंगे तो मोरल रीजन का मीनिंग होता है पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग इज द बेस है किसका, डेमोक्रेसी का। मतलब डेमोक्रेसी तब तक चलेगी सही ढंग से जब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होगी। इनफैक्ट जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होगी गवर्नमेंट उतनी ही ज्यादा अच्छे काम करेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब किस किस तरीके से पावर शेयर किया जाता है। तो पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसे सेम लेवल पे डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट में, जैसे लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है तुम्हारा जुडिशरी। इन तीनों पार्टों में से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इनके पास पावर बराबर होती है, लेकिन इनके जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये तीनों ऑर्गन आपस में नजर रखते हैं और चेक करते हैं हर एक ऑर्गन को, ताकि यह इंश्योर किया जाए कि कोई एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर का यूज तो नहीं कर रही है। इसलिए इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, जो पावर शेयरिंग होती है वह गवर्नमेंट के अलग अलग टेयर में डिवाइड होती है। जैसे कि सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। इसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राज्य की गवर्नमेंट होती है। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल पे काम करती है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और स्टेट गवर्नमेंट होती है वह अपनी पावर लोकल लेवल पे शेयर करती है। इसका मतलब अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग की जाती है।
जो कि पावर शेयरिंग वर्टिकल तरीके से होती है, इसलिए इसको अपन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, फेडरल गवर्नमेंट भी है। इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो पावर शेयरिंग होती है वह अलग अलग सोशल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन कि जैसे जो बेल्जियम वाला केस हमने देखा था, उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, वह इसी का एग्जाम्पल था। सिमिलरली इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम चलता है वह इसी कॉन्सेप्ट पे है। आपने देखा होगा जो वीकर सेक्शन है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। ये वीकर सेक्शन है, इनको क्या होता है, रिजर्वेशन मिलता है कंसिस्टेंसी के अंदर, जैसे कि हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो यह पावर शेयरिंग की जाती है अलग अलग सोशल ग्रुप में, इसी को बोला जाता है पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। हमारा लास्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वह अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में शेयर की जाती है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है उसको प्रेशराइज किया जाता है ताकि उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सके। इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसी कई सारे सोशल ग्रुप हैं और पार्टीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन हो गया, इसी प्रकार से ट्रेड यूनियन हो गया, इसी प्रकार से कौन सा हो गया, बिजनेस यूनियन हो गया। ये बहुत सारे हैं। इसके अलावा अलग अलग इंटरेस्टिंग ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वर्ल्ड स्टडी को। थैंक यू।